अंदर विदेशी कंपनियों का एजेंट बनने की खुली छूट मिलनी चाहिए। यह उनका बयान है। और क्यों? क्योंकि हमको दलाली खानी है हर एक कंपनी से। तो हिंदुस्तान में दलाली खाने की खुली छूट मिलनी चाहिए, और इस खुली छूट को देने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो कानून हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को बना लेना चाहिए। ये बयान एक बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े नेता जो वित्त मंत्री रह चुके हैं उनका है। ये कहना है कि हिंदुस्तान में जितनी विदेशी कंपनियां आती हैं, हर विदेशी कंपनी की दलाली करने की हमको छूट मिलनी चाहिए। माने ये मीर जाफर के भी बाप हो गए। और ये वो लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं भारतीय संस्कृति, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर उनका एक एमपी बोलता है कि हर विदेशी कंपनी से दलाली खाने की हमको छूट मिलनी चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान में 540 एमपीज बैठे, और हर एमपी अगर एजेंट हो गया है विदेशी कंपनियों का, और कुछ हो गए हैं देशी कंपनियों के, और इन एजेंटों ने पता है क्या है, पूरे देश को एक कंपनी बना दिया है। जैसे कंपनी को चलाते हैं वैसे ही देश चला रहे हैं। जो मन में आता है वो कानून बना देते हैं। हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट चाहिए, इसके लिए फेरा कानून खत्म करो। सरकार ने तय कर लिया कि फेरा कानून हटा देंगे। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको लूट की खुली छूट करने के लिए एमआरटीपी कानून की जरूरत नहीं है, हटाइए। सरकार ने फैसला किया कि एमआरटीपी कानून हटा देंगे। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमारे ऊपर इनकम टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, हमारे ऊपर इनकम टैक्स कम करना चाहिए। सरकार ने फैसला किया 40% वाला इनकम टैक्स 10% कर दिया। विदेशी कंपनियों ने कहा कि हमको कैपिटल गेन टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। भारत सरकार ने तय किया 40% वाले कैपिटल गेन टैक्स को 20% कर दिया विदेशी कंपनियों के। और उसके बाजू में दूसरी तरफ जो स्वदेशी लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उन पर टैक्स बराबर बढ़ाना। विदेशी कंपनियों पर टैक्स की छूट है, लेकिन भारतीय लोगों पर टैक्स बढ़ाना। अगर आपकी कंपनी है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा 40%। अगर विदेशी कंपनी है तो उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता 20%। अगर आपकी कंपनी है, हिंदुस्तानी कंपनी है, स्वदेशी कंपनी है, तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना पड़ेगा और उसके साथ इनकम टैक्स देना पड़ेगा। विदेशी कंपनी है तो उन पर कॉर्पोरेट टैक्स की भी छूट है और इनकम टैक्स की भी छूट है। और कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें भारत सरकार ने यह तक फैसला कर लिया है कि अगर विदेशी कंपनी झूठे को लिख कर दे दे कि हम 100% एक्सपोर्ट करेंगे, तो 5 से 10 साल तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स हॉलिडे होगा। ये चल रहा है। और इतना ही नहीं है, इसके बाद यहां तक बात पहुंच गई है, शायद आपको अंदाजा लग गया हो, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अगर विदेशी कंपनी वाले कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश में लाएं और लगाएं, तो विदेशी कंपनी के अधिकारियों को भारतवर्ष का नागरिक माना जा सकता, ड्यूअल सिटीजनशिप। और ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेश गए थे वहां कह के आए, यहां नहीं कहा पार्लियामेंट में। विदेश गए थे न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में विदेशी कंपनियों के अधिकारियों ने जब उनको पूछा कि आप ड्यूअल सिटीजनशिप के मामले में क्या कहने वाले, तो हमारे प्रधानमंत्री ने ताल ठोक के कह दिया कि आप आइए, कुछ करोड़ रुपए की संपत्ति ले आइए, तो हम आपको हिंदुस्तान का नागरिक मानने को तैयार हैं। और अगर विदेशी कंपनी वाले हिंदुस्तान का नागरिक बन जाए क्योंकि कुछ पूंजी लेकर आए हैं, तो उनकी हैसियत आपकी हैसियत के बराबर हो जाएगी। और अगर विदेशी कंपनी का कोई अधिकारी इस देश का नागरिक हो सकता है, तो इस देश के पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ सकता, क्योंकि इस देश में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस एक ही क्वालिफिकेशन कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। आप चोर हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, उचक्के हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, गुंडे हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, डॉन हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, माफिया किंग हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, अगर आपने 30 मर्डर किए हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं। और ऐसे 1-2 लोग नहीं हैं। इस बार के आपके देश की लोकसभा में 80 से ज्यादा ऐसे एमपीज हैं जो नोटेड हिस्ट्री शीटर हैं। और मैं मेरे घर की बात कहता हूं, मैं दूसरे की बात नहीं कहता। मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं हमेशा उनको
मेरा दिल जलता है जब मैं ये कहता हूं। उनको लगता है कि राजीव मजाक करता। मैं कहता हूं कि ताऊ जी, मैं उनको बड़े पिताजी या ताऊ जी कहता। वो क्या था कि पहले अपनी जेब में वारंट लेकर घूमते थे फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि फूलन देवी नोटोरियस क्रिमिनल है जिसने 30 से ज्यादा मर्डर किए। तो मेरे बड़े पिताजी, मेरे पिताजी के बड़े भाई पुलिस के बड़े ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में, जेब में वारंट रहता था फूलन देवी को अरेस्ट करने के लिए। और आज उनकी हैसियत जानते हैं क्या है? वही व्यक्ति फूलन देवी की पुलिस सिक्योरिटी के लिए काम करता। ये स्थिति है। और ये एक और आखिरी बात कि इस देश के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बांझ है, वैश्या है। वो आदमी अहिंसा की बात करने वाला, कटु शब्द भी उसके मुंह से न निकले ऐसा व्यक्ति था, गाली तो कभी उसके मुंह से निकलती नहीं थी। उस आदमी ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को बांझ और वैश्या कहा, और इसलिए उस आदमी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर दो। तो कांग्रेस तो खत्म नहीं हुई, लेकिन गांधी को खत्म कर दिया इन कांग्रेसियों, क्योंकि वो उनके रास्ते में आड़े आने लगा था। और वो कहता था कि ये कांग्रेसी ऐसे ही इस देश को लूटेंगे जैसा ब्रिटिशर्स इस देश को लूटते रहे, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इस देश के लिए है नहीं, और अंग्रेजों ने जबरदस्ती इस देश पर लादा है वो सिस्टम। आज हम देख रहे हैं कि वो लूट कितनी बढ़ गई है। आपको याद है, ये कांग्रेसी सरकारों ने पार्लियामेंट में जाने के बाद सबसे पहले प्रिवी पर्स की बात की थी। इस देश में जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, उन राजे रजवाड़ों के लिए सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाता था हर महीने, किसी को 6 महीने पे, किसी को साल भर में। तो ये सारे के सारे एमपीज, उस जमाने के कांग्रेस के एमपीज हल्ला करते थे पार्लियामेंट में कि राजे रजवाड़ों के शासन तो खत्म हो गए, तो ये फिर प्रिवी पर्स क्यों मिलता है इनको? तो एक झटके में इन सबने प्रिवी पर्स खत्म कर दिए। आज वही एमपीज क्या कहते हैं? हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा टीए बढ़ाओ, हमारा डीए बढ़ाओ, हमारा एचआरए बढ़ाओ, हमारे अलाउंसेस बढ़ाओ, और पेट नहीं भरता। कितना खाते हैं आपको अंदाजा नहीं है। एक एक एमपी की तनख्वाह पर इस देश में प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए खर्च होता, आपकी जेब से, मेरी जेब से। और एक एक व्यक्ति से ये जो 2.5 लाख रुपया खर्च हो रहा है इस देश के एक एक राजे रजवाड़े को पालने के लिए, आप शायद गालियां देते होंगे उस जमाने के राजे रजवाड़ों को। ये आज के जमाने के राजे रजवाड़े बैठे हैं, जिनके बाप जो है एमपी थे, उनका बेटा भी एमपी है और नाती भी एमपी बने, इसकी कोशिश करते हैं, चाहे उसमें दम हो या ना हो। माने राजे रजवाड़ों के खानदान में ऐसा चलता था कि बाप राजा है तो बेटा भी राजा। अब क्या हो गया? बाप एमपी है तो बेटा भी एमपी बनेगा, चाहे बेटे में कोई गुण हो या ना हो। यह कोशिश हर एक बड़ा नेता करता है, अपने बेटा बेटी को जबरदस्ती पार्लियामेंट में घुसाने की कोशिश करता है। तो एक एक एमपी के ऊपर 2.5 लाख रुपया खर्च होता हमारी जेब से। ये आपका टैक्स का पैसा, मेरे टैक्स का पैसा, और उस पर ये तागड़ धिन्ना करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं। और उसके बाद जब विदेश यात्राओं पर जाते हैं, विदेश प्रवास पर जाते हैं, और कई कई एमपी तो ये है कि सरकार के खर्चे से अपने दिल का ऑपरेशन कराने जाते हैं। अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करेंगे, सरकार के खजानों से पैसा निकलना चाहिए, और वो पैसा उनके ऊपर खर्च होता। और कैसे कैसे बहाने बनाकर एमपीज को ले जाने के लिए। अभी एक डेलीगेशन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, सैकड़ों करोड़ रुपए खून पसीने की कमाई का बर्बाद कर दिया। क्या करने गए थे? दूसरे देश के पार्लियामेंट का अध्ययन करने गए थे। क्या अध्ययन करके आए? कुछ अध्ययन नहीं करके आए, घर के लिए कुछ खरीदारी कर लाए, बीवी के लिए साड़ियां ले आए, लिपस्टिक ले आए, नेल पॉलिश ले आए, पाउडर ले आए, और बातें करते हैं कि हम जा रहे हैं वहां पर। यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे लिए है नहीं। और उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम, और इसमें एमपीज के साथ अगर हिंदुस्तान की सभी असेंबलीज के एमएलए की तनख्वाह अगर आप जोड़ दें तो ये 2.5 लाख रुपया जानते हैं कितना बैठता? 5.5 लाख रुपया। और ये 5.5 लाख रुपए में अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की चलने वाली एक एक मिनट की कार्यवाही को जोड़ दें तो ये रुपया 10 लाख के आसपास बैठता है। प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपया खर्च होता है इस देश की बांझ और वैश्या पार्लियामेंट को चलाने के लिए। ये है इस देश का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम। और वहां बैठ के होता क्या है? कुछ नहीं होता है सिवाय एक काम के, जब मन में आया वॉकआउट करो, जब मन में आया हल्ला मचा दो। और आप अगर देखो, अब तो 0 आवर की कार्यवाही का 1 घंटे प्रसारण होता है। आपको लगता है कि ये पार्लियामेंट हिंदुस्तान के किसी मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों की क्लास से ज्यादा बेहतर है, जहां बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को तू मैं करते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं? उससे ज्यादा बेहतर आपको लगता है पार्लियामेंट का स्टेटस है? जिस तरह से झगड़े होते हैं, जिस तरह से तू मैं होती है, और जिस तरह से एक दूसरे की धोती उतारने का काम करते हैं वहां पार्लियामेंट में,
आप सोच सकते हैं, ये इस देश के एमपीज हैं। और आप वहां की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे उत्तर प्रदेश में तो एक दिन ये हो गया कि माइक उठा उठा के पटक पटक के दूसरों के सिर पे मारा। इन लोगों ने ये किया, पेपर वेट उठा उठा के मारा, पटक पटक के सिर फट गए लोगों। ये मेरे यहां हुआ उत्तर प्रदेश में। और बिहार की असेंबली में तो रोज यही दृश्य रहता, कब पेपर वेट उठा के दूसरा जो है दूसरे के खोपड़े पर मार देगा, कुछ पता नहीं। माने हम जो है लाखों रुपया, 10 लाख रुपया खर्च करते हैं एक एक एमपीज पर, और इस पार्लियामेंट की एक एक मिनट की प्रोसीडिंग्स पर। वो पार्लियामेंट हमको देता क्या? वो पार्लियामेंट सिवाय एक काम करने के कुछ नहीं कर रहा। देश बेचो और देश बेचो। इंडिया इज ऑन सेल। हिंदुस्तान की आजादी के 50वें सालगिरह पर हमने हिंदुस्तान को बेचने के लिए खोल दिया। ऐसे इस देश की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है, आजादी। और ये समझौते पता है कैसे होते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा टेलीविजन पे, हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते। वो एक फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता, वो दूसरी फाइल उनके हाथ में पकड़ा देता। देश बिकने का समझौता हो जाता। फाइल में अंदर क्या लिखा हुआ है कभी खोलकर आपको नहीं दिखाया जाता, और बराबर मुस्कुराते हुए ये काम होता है। माने देश बेचेंगे तो मुस्कुराते हुए सारे काम होते। ये सारा चलता है, और इस देश में हम लोग जो है बेवकूफों की तरह से इस देश के पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं। अंग्रेजों ने ये पार्लियामेंट अपने स्वार्थ के लिए बनाया था, वही पार्लियामेंट इस देश में चलता है। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो कानून बनाए थे वो कानून चलते हैं। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो संविधान दे दिया वो संविधान चलता है। और अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए जो अर्थव्यवस्था बनाई वही अर्थव्यवस्था चलती है। और हम सबको जानते हैं क्या कहा जाता है, देश का विकास हो रहा है। इतना बड़ा भ्रम कभी हुआ नहीं इस देश को, विकास हो रहा है। इस विकास के पैमाने क्या हैं जरा देखिए। विकास का माने क्या? 1947 में जब आजाद हुए तो इस देश के ऊपर एक नए पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था। और अब कितना विकास हो गया है? अब विकास हो गया है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक बच्चा 8,500 रुपए का कर्जदार हो गया। ये विकास हो गया इस देश में। पहले एक नए पैसे का कर्जा नहीं था। 200 साल अंग्रेजों ने लूटा तो भी हमारे ऊपर एक नए पैसे का कर्जा नहीं था। और अब 50 साल की आजादी के बाद इस देश के बच्चे बच्चे को हमने कर्जदार बना दिया। ये विकास हुआ। विकास की दूसरी परिभाषा मैं आपको देता हूं, कितना विकास हुआ। हिंदुस्तान जब 1947-48 में आजाद हुआ तो सारी दुनिया में जितना एक्सपोर्ट होता था, जितना माल बिकता था, जितना ट्रेड चलता था, उस ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा 2% था, 2% था। और आज 1997 में सारी दुनिया के ट्रेड में हिंदुस्तान का हिस्सा घटकर 0.4% रह गया। इतना विकास हुआ। विकास कितना हुआ है? 1947-1948 में इस देश का विदेशी व्यापार का घाटा, माने आयात निर्यात का घाटा, आयात ज्यादा होता है निर्यात कम होता है, उसकी वजह से घाटा आता है व्यापार में। तो 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार आयात निर्यात का घाटा 2 करोड़ रुपए था। आज 1997 में आयात निर्यात का घाटा 15,000 करोड़ हो गया है। ये है विकास इस देश का। और मैं विकास की परिभाषा दूं आपको। 1947-48 में 4 आने सेर का गेहूं मिलता था, आज 18 रुपए किलो का गेहूं हो गया। ये विकास है इस देश में। 1947-48 में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 6 आने का 1 सेर दूध मिलता था गाय का शुद्ध, और अब 20 रुपए किलो का पाउडर का दूध पीजिए और आपका विकास हो गया। 1947-48 में इस देश में 3 पैसे की 1 सेर भाजी मिलती थी, सब्जी मिलती थी। आज 20 रुपए की 1 पाव भाजी मिल जाए तो अपने आप को आप भाग्यशाली समझिए। यह विकास हो गया इस देश में। 1947-48 में आपके पुरखों ने, जो दादा दादाजी यहां बैठे हैं बुजुर्ग, उनसे मैं शायद जानना चाहूंगा कि हापुस आम आपको खाने को ही नहीं बांटने को मिलता होगा। और अब 1997 में आके आम तो गया बहुत दूर, मैंगो फ्रूटी मिलती है 160 रुपए किलो की। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। इस देश में इफरात मात्रा में पानी था और इफरात मात्रा में इस देश की नदियां भरी रहती थी। आज इस देश में जमीन खो दी है तो 500 फीट और 600 फीट पे पानी नहीं मिलता। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश में। और धीरे धीरे हालत क्या हो गई है कि पहले दरिया देखते थे, महासागर देखते थे, तालाब देखते थे, पानी की अथाह जलराशि थी। आज कहीं कहीं फुब्बारा चलता है, थोड़ा थोड़ा पानी टपकता है। हम कहते हैं विकास हो गया इस देश का।
12 रुपए की पानी की बोतल मिलती है पीने के लिए। भारतीय संस्कृति में पानी कभी बेचने की चीज नहीं रहा। दूध और पानी इस देश में कभी बेचे नहीं जाते थे, जमीन भी कभी बेची नहीं जाती थी। उस देश में दूध बिकता है वो तो छोड़ दीजिए, पानी बिकता है 12 रुपए लीटर का, और हम बोतल लगा के घटाघट पीते, कहते विकास हो गया। हवा भी बिकने वाली है राजीव भाई, हवा भी बिकेगी। और हवा भी बिकेगी अब, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के मास्क अब बंबई में आएंगे। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, यहां स्थिति जापान जैसी होने जा रही है कि जगह जगह भारत सरकार को टेलीफोन बूथ की तरह से ऑक्सीजन बूथ बनाने पड़ेंगे। तो आप 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, फिर 10 मिनट चलेंगे, फिर बूथ में घुसेंगे, फिर ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके आप जो है अपने घर पहुंचे।